हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का इतिहास वाली पाठ्यपुस्तक का अध्याय 3 ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। मतलब जो गांव वाले क्षेत्र पे है उस पर शासन कैसे चलाया जाता है। कंपनी दीवान बन गई। 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया। देखो क्या हुआ, 12 अगस्त 1765 मुगल बादशाह मतलब बहादुर शाह जफर द्वितीय, इसने क्या करा, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान मतलब दीवान एक तरीके से हो गया नेता, मुखिया। तो बहादुर शाह जफर ने क्या करा, मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया। इस बात की पूरी संभावना है कि यह घटना मुट्ठी भर अंग्रेजों और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव के तंबू में घटी होगी। तो इस बात की पूरी संभावना क्या है कि यह घटना जो है मुट्ठी भर मतलब बहुत थोड़े से अंग्रेज और हिंदुस्तानी मौजूद थे तब, और रॉबर्ट क्लाइव जो अंग्रेज था अंग्रेज अधिकारी, उसके समय में ये घटना घटी होगी। लेकिन ऊपर दिए गए चित्र में इस घटना की एक भव्य समारोह के रूप में दिखाया गया है। देखो ये चित्र है, मतलब घटना तो बहुत वो ही है लेकिन लोग बाग तो आपको बहुत छोटे दिख रहे हैं, लेकिन एक भव्य समारोह के रूप में इसको दिखाया गया है। यह चित्र उस चित्रकार ने बनाया है जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जीवन की यादगार घटनाओं को चित्रित करने का जिम्मा सौंपा था। तो ये चित्रकार क्यों बनाया गया है चित्र, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव जो है अपने जीवन में मतलब जितनी भी अच्छी अच्छी घटनाएं हुई उनको याद रखना चाहता था, तो इस कारण उसने इस चित्र बनवाया है। तो बंगाल की दीवानी हाथ आ जाना अंग्रेजों के लिए निश्चय ही एक बड़ी घटना थी। तो बंगाल पर अधिकार हो जाना अंग्रेजों के लिए एक बहुत बड़ी घटना मानी जाती है। तो दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई थी। तो दीवान के तौर पर क्या है, कंपनी अपने नियंत्रण मतलब कंपनी जो अंग्रेज की ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी इसका जहाँ जहाँ पे अधिकार था वहाँ की ये क्या बन गई थी, शासक बन गई थी, क्योंकि इसको हर जगह से वहाँ से कमाई मिल रही थी। अब उसे अपनी ज़मीन का शासन चलाने और आमदनी को व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढना था। तो अब उसे क्या करना था, अपनी ज़मीन का शासन चलाने और अपनी आमदनी है मतलब जो अपनी इनकम है, जो आय है, उसको व्यवस्थित किस तरह से किया जाए उसका रास्ता ढूंढना था। इसके लिए उसे एक ऐसा रास्ता ढूंढना था जिससे कंपनी के बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए काफ़ी आमदनी जुटाई जा सके। तो उसके लिए क्या करना था, उसे एक ऐसा रास्ता ढूंढना था जिससे कंपनी के बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए आमदनी मतलब बहुत सारा पैसा जुटाया जा सके, क्योंकि जो अंग्रेज हैं उनके जो शौक बड़े बड़े थे तो उनको पैसे की ज़्यादा ज़रूरत थी। तो ये पैसे पूरे कहाँ से हो, तो इन पैसे को पूरा करने के लिए वो क्या कर उनको ऐसा रास्ता ढूंढना था कि ज़्यादा से ज़्यादा इनकम हो। तो व्यापारिक कंपनी के नाते उसे ये ख्याल भी रखना था कि वह अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदती बेचती रहे। तो उसे अब व्यापार करना था, तो उसको ये भी निश्चय करना था कि वो कौन सी चीज़ें ज़्यादा खरीदे और कौन सी चीज़ें ज़्यादा बेचे जिससे उनको इनकम ज़्यादा हो। तो समय के साथ साथ कंपनी को ये भी समझ में आने लगा कि उसे सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। बाहरी ताकत होने की वजह से उसे उन लोगों को भी शांत रखना था जो गांव देहात में अपने में पहले शासन चला चुके थे, और साथ में ही उन लोगों का भी ध्यान रखना था जो पहले राजा रह चुके थे। अगर क्योंकि उनको शांत नहीं रखा तो वो राजा रह चुके तो उन्हें पूरे नियम पता थे, तो वो अंग्रेजों को बाहर भगाने की सोचेंगे। तो इस वजह से ऐसा मतलब माहौल पैदा करना था कि कोई भी उनके कार्य में अड़ंगा न लाए, तो जिनके पास अभी भी काफ़ी ताकत और सम्मान था। तो ऐसे जो लोग स्थानीय सत्ता में रह चुके थे उन्हें नियंत्रित करना तो जरूरी था, लेकिन उन्हें खत्म नहीं किया जा सकता था। तो अब ऐसे लोगों का भी ध्यान रखना था जो पहले शासक रह चुके हैं, राजा रह चुके हैं और उनके पास अभी भी ताकत थी, तो उनको मतलब कंट्रोल में रखना था। उनको ख़त्म तो कर नहीं सकते, मार तो सकते नहीं थे, तो उनको कंट्रोल में रखना भी बहुत ज़रूरी था। तो अब यह काम कैसे हो, तो इस अध्याय में हम देखेंगे कि कंपनी ने ग्रामीण इलाकों को उपनिवेश कैसे बनाया, आय के संसाधन कैसे जुटाए, मतलब जो कंपनी है ना उसने गांव पर कैसे अधिकार किया और कैसे आय के संसाधन जुटाए, लोगों के अधिकार किस तरह तय किए और मनमाफिक फसलों की खेती कैसे कराई। अब एक कंपनी की आमदनी, कंपनी दीवान तो बन गई थी लेकिन अभी भी खुद को एक व्यापारी ही मानती थी। अब कंपनी क्या, राजा, दीवान एक तरीके से राजा हो गया, तो वो दीवान तो बन गई थी, राजा तो बन गई थी, लेकिन अभी भी खुद को एक व्यापारी ही मानती थी। फिर भी वो अपने आप को क्या मानती थी, व्यापारी, मतलब वो सामान खरीदने वाला ही मानती थी अपने आप को। तो कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी, लेकिन उसने आकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था करने में हिचकिचा रही थी। तो कंपनी क्या है
ये भारी भरकम लोगों से बहुत सारा पैसा तो वसूलना चाहती थी। लोगों से खेती कर रहे तो उनकी फसलें लेना चाहती थी या उन फसलों के बदले पैसा लेना चाहती थी। कोई भी अगर कोई धंधा कर रहा है तो उनसे उस धंधे के मतलब पैसे टैक्स लेना चाहती थी। तो वो लगान तो चाहती थी, लेकिन उसके आकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था करने में हिचकिचा रही थी। लेकिन वो वसूले कैसे, उसके लिए नियम कैसे बनाए, इसके लिए वो थोड़ा हिचकिचा रही थी। उसकी कोशिश यही थी कि वह कोई ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करे और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा खरीदे। तो कंपनी की क्या इच्छा थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व मतलब टैक्स वसूल करे लोगों से और कम से कम कीमत पर, मतलब पैसा तो उसे कम देना पड़े सामान खरीदने का और लोगों से टैक्स से ज़्यादा मिले। तो इस तरह से वो ऐसा करना चाहती थी। इसी कारण 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीज़ों का कुल मूल्य दोगुना हो चुका था। तो ऐसा करने के कारण क्या हुआ, 5 साल के अंदर अंदर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीज़ों का मूल्य क्या हो चुका था, दोगुना हो चुका था। 1865 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोने और चांदी का आयात करती थी और इन चीज़ों के बदले सामान खरीदती थी। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही निर्यात के लिए चीज़ें खरीदी जा सकती थी। तो 1865 से पहले क्या होता था, कंपनी ब्रिटेन से सोने और चांदी का मतलब क्या करती थी, कंपनी क्या करती थी, ब्रिटेन से सोने और चांदी को मंगवाती थी और इन चीज़ों के बदले सामान खरीदती थी। मतलब भारत बंगाल से वो इन पहले सोना चांदी भारत में आता था हमारे यहाँ से, बाहर ब्रिटेन से, और इसके बदले में यहाँ से सामान खरीदती थी। लेकिन अब बंगाल में इकट्ठे होने वाले पैसे से ही निर्यात के लिए चीज़ें खरीदी जा सकती थी। लेकिन अब वो क्या करने लगी, बंगाल में ही लोगों से इतना पैसा वसूलने लगी, टैक्स वसूलने लगी कि वहीं पर उनका पैसा इकट्ठा होने लगा और उसी मतलब हमारा ही पैसा हमसे लेकर वो क्या करने लगी, वहीं पर खर्च करने लगी। एक सेकंड। तो मतलब यहीं से सामान खरीदती और यहीं से सामान खरीद के दूसरी जगह भेजने लगी। अब हमारे यहाँ पे जो बाहर से सोना चांदी आता था वो आना बंद हो गया। जल्दी ही ये जाहिर हो गया कि बंगाल की अर्थव्यवस्था गहरे संकट में फंसती जा रही है। कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे थे क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीज़ें कंपनी को जबरन बेचनी पड़ती थी। अब क्या हुआ, ऐसे ही कंडीशन होने लगी कि कारीगरों को गांव छोड़कर भागना शुरू कर दिया क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीज़ें क्या होने पड़ रहा था, कंपनी को बेचनी पड़ती थी। किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे, अब उन पर टैक्स इतने ज़्यादा लगा दिए थे तो इतनी आमदनी नहीं हो पा रही थी, तो वो अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे। कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था और खेती चौपट होने की दिशा में बढ़ रही थी। 1770 में पड़े अकाल ने बंगाल में 1 करोड़ लोगों को मौत की नींद सुला दिया। ऐसे ही 1770 में क्या हुआ, बंगाल में क्या पड़ा, अकाल पड़ा और कितने लोग, 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई। इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई। खेती में सुधार की जरूरत। अगर अर्थव्यवस्था संकट में थी तो क्या कंपनी अपनी राजस्व आय के बारे में आश्वस्त रह सकती थी? कंपनी के ज़्यादातर अफसरों को यह लगने लगा था कि ज़मीन में निवेश करना और खेती में सुधार कर लाना जरूरी है। अब क्या हुआ, अर्थव्यवस्था मतलब लोगों के संकट आया होगा था, पैसों की कमी हो गई थी, तो क्या कंपनी अपने राजस्व आय के बारे में आश्वस्त रह सकती थी? तो क्या कंपनी अब भी उनसे टैक्स वसूलेगी जब लोगों के पास पैसा ही नहीं है? तो कंपनी के ज़्यादातर अफसरों को ये लगने लगा था कि ज़मीन में निवेश करना और खेती में सुधार लाना जरूरी है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, कंपनी के जो अफसर थे ना, उनको क्या लगा कि अब हमें क्या करना चाहिए, ज़मीन में सुधार करना चाहिए ताकि मतलब हमें वापस इनकम प्राप्त हो सके। तो ये काम किस तरह किया जा सकता था, इस सवाल पर 2 दशकों तक बहस चली, मतलब 2 दशक मतलब 20 वर्ष तक बहस चली। आखिरकार कंपनी ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। अब क्या हुआ, याद रखना आपको सन कि स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ, 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। अब इस बंदोबस्त में क्या शर्तें रखी गई, हम आगे पढ़ते हैं। इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और ताल्लुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। अब क्या करा, जो वहाँ के जो राजा थे या जो जमीन से ताल्लुक रखते थे उन लोगों को क्या बोला गया, जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। अब जो जमींदार जो बनाए गए उनको क्या बोला, तुम्हें किसानों से लगान वसूलना है और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। मतलब और कंपनी को क्या करना है, अपना राजस्व चुकाने का कार्य करना है। तो उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि
स्थायी रूप से तय कर दी गई। मतलब एक जमींदार है तो उसको बोल दिया गया कि तुझे भैया महीने के 500 रुपये जमा कराने ही कराने हैं, वो कैसे भी करा। तो इस तरह से इसे स्थायी कर दिया गया। इस करने से स्थायी बंदोबस्त किया बोला गया। और ये कब लागू किया गया? 1793 में लागू किया गया। इसका मतलब यह था कि भविष्य में कभी भी उसमें इजाफा नहीं किया जाना था। अंग्रेजों को लगता था कि इससे उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा और जमींदारों को जमीन में सुधार के लिए खर्च करने का प्रोत्साहन मिलेगा। अब स्थायी बंदोबस्त से क्या हुआ? अंग्रेजों को तो अपने फायदे की बात देखनी थी, तो उन्हें लगता था कि इससे हमें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा और जमींदारों को जमीन में सुधार के लिए खर्च करने को प्रोत्साहन भी मिलेगा। उन्हें लगता था क्योंकि राज्य की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाली नहीं थी, इसलिए जमींदार बढ़ते उत्पादन से फायदे में रहेंगे। तो उन्हें क्या लगता था कि राज्य की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाली नहीं है, इसलिए जमींदार बढ़ते उत्पादन में से फायदे में रहेंगे। और जो जमींदार थे उनको क्या लगता था कि अब राजा लोग तो मतलब जो अंग्रेजों ने फिक्स कर दिया वो तो इतने रुपए लेंगे, लेकिन हम तो हमारा मनमाना पैसा मांगते रहेंगे, हमारी भी इनकम होती रहेगी। लेकिन अब क्या इसमें समस्या आएगी? मगर स्थायी बंदोबस्त ने भी समस्या पैदा कर दी। कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी जमींदार जमीन में सुधार के लिए खर्चा नहीं कर रहे हैं। तो अब कंपनी के जो अफसर हैं उन्होंने क्या पाया कि जो जमींदार वर्ग था वो जमीन में सुधार के लिए खर्चा नहीं कर रहे थे। असल में कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वह इतना ज़्यादा था कि उसको चुकाने में जमींदारों को भारी परेशानी हो रही थी। अब जो कंपनी जो है उसने जो लगान वसूल करने के लिए जो टैक्स जो बताया था ना जमींदारों को, वो इतना ज़्यादा था कि वो जमींदारों को ही उसका सामना करना पड़ा, परेशानी का सामना करना पड़ा। क्यों? क्योंकि किसान उस टैक्स को जमींदारों को नहीं दे पा रहे थे। तो जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता था उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी। बहुत सारी जमींदारों को कंपनी बाकायदा नीलाम कर चुकी थी। तो अब जो जमींदार राजस्व चुकाने में सफल नहीं हो पाता था, मतलब जो टैक्स वसूलने के लिए बोला था अंग्रेजों ने, वो अगर वो इकट्ठा नहीं कर पाता था, वो अंग्रेजों को वो टैक्स नहीं चुका पाता था, तो क्या होता था? उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी। मतलब उसका जो मालिकाना हक था वो सोचता था मैं मालिक बन गया, लेकिन उसका वो हक छीन लिया जाता था। और बहुत सारी जमींदारियों को कंपनी बाकायदा नीलाम भी कर चुकी थी। 19वीं सदी के पहले दशक तक हालात बदल चुके थे। बाजार में कीमतें बढ़ी और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा। इससे जमींदारों की आमदनी में तो सुधार आया, लेकिन कंपनी को कोई फायदा नहीं हुआ। अब क्या हुआ? धीरे धीरे हालात बदले और खेती भी बड़े इलाके पे होने लगी। तो क्या हुआ? जमींदारों की आमदनी में तो सुधार आया, लेकिन कंपनी को कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी तो हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी थी। अब वे राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकती थी। लेकिन फिर कुछ जमींदारों ने क्या करा? अच्छा काम भी करा। उन्होंने खेती का स्तर बढ़ाया। खेती का स्तर बढ़ा तो क्या हुआ? अब जो जमींदार हैं उनको तो ज़्यादा पैसे मिलने लगे। मतलब जैसे 500 रुपये डिसाइड करा था, बाई चांस माना कि अंग्रेजों ने बोला कि हमें 500 रुपये महीने के तुमको देने हैं, तो अब जमींदार तो 600 ला रहे हैं, 700 ला रहे हैं, कितने भी लाएं, लेकिन कंपनी ने क्या बोला? उसको तो 500 चाहिए। तो अब किसको फ़ायदा होने लगा? जमींदार को फ़ायदा होने लगा। और अब अंग्रेजों ने तो वो फिक्स कर दिया था, तो वो उसमें वृद्धि भी नहीं कर सकती थी। लेकिन जमींदारी को अभी भी ज़मीन की बेहतरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनमें से कुछ तो बंदोबस्त के शुरुआती सालों में ही अपनी ज़मीन गंवा चुके थे, और जो बचे रह गए थे अब उन्हें भी बिना परेशानी और निवेश का खतरा उठाए आमदनी की उम्मीद दिखाई दे रही थी। जब तक जमींदार किसानों को ज़मीन देकर उनसे लगान वसूल सकते थे, उन्हें ज़मीन में सुधार की परवाह नहीं थी। दूसरी तरफ गाँव में किसानों को ये व्यवस्था बहुत दमनकारी दिखाई दी, और दूसरी तरफ क्या हुआ? जो गाँव में जो किसान थे उनको ये व्यवस्था पसंद नहीं आई। किसान को जो लगान चुकाना था वह बहुत ज़्यादा था, और ज़मीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। और किसान का अधिकार भी सुरक्षित नहीं था ज़मीन पर, क्योंकि वो जमींदार उसका मालिक बनने की कोशिश कर रहा था। तो लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजन से कर्ज लेना पड़ता था। अगर वह लगान नहीं चुका पाता तो उसे पूछतानी ज़मीन से बेदखल कर दिया जाता था। तो इस कारण किसान भी क्या होता है? उनसे नाराज होना शुरू हो गया था। एक ही शब्द आया है, महल। ब्रिटिश राजस्व दस्तावेजों में महल एक राजस्व इकाई थी। ये एक गांव या गांवों का एक समूह होती थी। महल क्या थी? एक राजस्व इकाई थी। मतलब राजा जो होता है ना, उनका एक एरिया जो होता था उसे बोला जाता था महल। ये एक गांव या गांवों का एक समूह होती थी। अब आगे है एक नई व्यवस्था, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।